आखिर इरिटेटिंग क्यों? कुछ कमी अभी भी थी। हाँ, काव्या की कमी। शायद उसके बिना मेरी कहानी का कोई अंत नहीं था। आशी ने अपने लंबे नाखून मुझ पर गड़ा दिए। मैं अपने ख्वाब से बाहर आया। वो लड़की मेरे जवाब का इंतज़ार कर रही थी। सॉरी मैम, आई डोंट नो। मैंने सबसे आसान जवाब दिया। मेरे पास उसके इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। ओके, थैंक यू। बाहर प्रेस की मीटिंग होने वाली है। आप मिस्टर इरिटेटिंग नॉवेल को लेकर ऑटोग्राफ ले सकते हैं। एंकर ने बीच में दखल अंदाजी देते हुए कहा। ये सैंडी का मार्केटिंग प्लान था। ऑडिटोरियम के बाहर एक छोटी सी प्रेस की मीटिंग बुलाई गई थी, जहां मुझे प्रेस वालों के सवालों के जवाब और कुछ किताबों पर ऑटोग्राफ देने थे। मैंने आज तक किसी के लिए अपना नाम नहीं लिखा था। वहाँ काफ़ी भीड़ थी। हम मुश्किल से वहाँ पहुँचे। आशी मेरे पीछे थी। मैं उसे नहीं देख पा रहा था। मैंने उसे अपने पास लाने के लिए कोशिश की, पर भीड़ की वजह से वो मुझसे दूर खड़ी रही। ऑटोग्राफ प्लीज़। मैंने ध्यान नहीं दिया। उसने फिर दोहराया, ऑटोग्राफ प्लीज़। उसने मेरी तरफ अपनी किताब को बढ़ाया। क्या ये मेरे सवालों का जवाब था? क्या मुझे इससे पूछना चाहिए कि आखिर तुमने ये नाम मुझे क्यों दिया? क्या मुझे इससे पूछना चाहिए कि तुम मुझसे इतनी दूर क्यों चली गई? क्या मुझे उससे पूछना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी में क्या मेरी कोई जगह नहीं है? ऑटोग्राफ प्लीज़। उसने तीसरी बार दोहराया। मैंने बुक पर उसका नाम लिख दिया। काव्या घोष वहाँ आए। पागल, वो हंसने लगी। वो मेरे ठीक सामने जाकर बैठ गई, एक बार फिर बिना मेरे सवालों का जवाब दिए। पर मैं आज उसे ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। मैं उसे देखता रहा। उसने एक प्यारी मुस्कान बिखेरी। अब जाकर सब कुछ कंप्लीट हुआ। शायद इसे एक हैप्पी एंडिंग कहा जा सकता है। आज पहली बार आशी और काव्या दोनों मेरे साथ थी। मैंने महादेव का शुक्रिया अदा किया। काव्या मेरे ठीक सामने बैठी थी। उसने आशी की ड्रेस पहन रखी थी, जो आशी के बर्थडे पर मैंने उससे लाने को बोला था। वो मुझे लगातार देखे जा रही थी। अब मैं किसी और के सवालों का कोई जवाब नहीं देना चाहता था। सर, क्या हम आपके रियल कैरेक्टर से मिल सकते हैं? प्रेस में से किसी ने अपनी इच्छा जताई। ऑफ कोर्स यस, मैंने पहली बार पूरे कॉन्फिडेंस में जवाब दिया। पर उससे पहले आपको कुछ कॉपीज साइन करनी है। किसी ने किताबों का एक ढेर रख दिया। मैं जल्दी जल्दी उन किताबों पर अपनी वही पुराना नाम लिखने लगा, जिसकी पहले कोई वैल्यू नहीं थी। मैंने भीड़ में बहुत मुश्किल से अपने सारे दोस्तों को पीछे से आगे बुलाया। भीड़ तालियां बजाने लगी। सब खुश थे। मेरे दोस्त मुझसे भी ज़्यादा खुश थे। ये सब कुछ उन्हीं की वजह से हुआ था। अब बारी थी मेरी कहानी के आखिरी कैरेक्टर काव्या घोष की। मैंने नज़रें घुमाई। वो सीट खाली थी। उस सीट पर काव्या नहीं थी। मैंने चारों तरफ फिर से नज़रें घुमाई, पर काव्या कहीं नहीं दिख रही थी। मैं अपनी जगह से उठ गया। मैंने तेज आवाज़ लगाई, पर काव्या का कुछ पता नहीं चला। मेरे सामने एक लड़का खड़ा था। वो न जाने क्यों गुस्से से मुझे घूरे जा रहा था। पर काव्या कहाँ है? वो लड़का मेरे सामने आया। न जाने क्यों पल भर में मुझे इस भीड़ से नफरत होने लगी। उसने मेरी तरफ अपनी किताब को हवा में उछाला। मैं उसके इस व्यवहार को समझ नहीं पा रहा था। अचानक मुझे याद आया, ये वही लड़का है जिसने स्टेशन पर मुझे अपना फ़ोन दिया था। क्या ये कुछ कहना चाहता है? क्या आप सच में सच्ची कहानियाँ लिखना चाहते हैं? वो मुझसे बोला। मैं उससे बात क्यों करूं? मुझे काव्या चाहिए। क्या मतलब? मैंने उस लड़के से कहा।
आप यकीनन एक अच्छे लेखक हैं। आपकी कहानियाँ लिखने की सोच अच्छी है, पर मुझे उम्मीद है आप कुछ ऐसा ज़रूर लिखना चाहेंगे जिसे पढ़कर लोग आपकी क्षमता का यकीन कर सकें। मैंने उसकी बात को एक मुस्कान के साथ अनसुना कर दिया। उसने आकर मुझे गले लगाया। जल्दी मिलेंगे, वो कहता हुआ वहाँ से चला गया। मैं दोबारा उसकी तरफ नहीं देख पाया, या फिर मैं उसे देखना नहीं चाहता था। ब्लडी हेल, आई नीड काव्या नाउ, मैंने खुद से कहा। अचानक भीड़ से होते हुए आशी मेरे पास आई। मैंने उसकी ओर देखा। उसके हाथ में एक लेटर था। तुम्हारे लिए काव्या ने दिया है, आशी ने कहा। मैंने उसकी ओर देखा। अब ये गुत्थी मेरे समझ से बाहर थी। मैंने उसके हाथ से लेटर छीन लिया और उसे खोला। कभी कभी जिंदगी हमें एक हसीन पल देती है। हम उसे बड़ी शिद्दत से जीते हैं, उसे महसूस करते हैं और फिर उसे अपना बनाने की कोशिश करते हैं। पर शायद वो लम्हा हमारा नहीं होता, वो कुछ चंद दिनों का होता है। कॉन्ग्रेचुलेशन अनंत फॉर योर नॉवेल। मुझे तुम्हारे जाने के बाद पता चला। किसी ने मुझे मेल करके यहाँ बुलाया। शायद तुम्हें मुझसे बहुत सवाल पूछने होंगे। आज मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी। अनंत, तुमने मुझे आज तक बहुत सी कहानियाँ और शायरी सुनाई, लेकिन आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक लड़की थी, बिल्कुल बेबाक, निर्भीक, सपनों से भरी हुई। वो बस उड़ना चाहती थी, हंसना चाहती थी, जिंदगी के दिए रास्ते पर दौड़ना चाहती थी। उसके बहुत से चाहने वाले थे। उसकी ज़िंदगी में बहुत से लोग आए जो उसके लिए खून तक बहाने की बातें करते थे। उसके सामने डूब बनते थे। उसे ये बेवकूफ़ी भरी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता था। फिर एक दिन उसकी लाइफ में एक लड़का आया, सीधा साधा, भोला भाला, सच्चा, अकेला। न जाने उसे उसकी आंखों में क्या दिखा। उसके शब्द उसे खुद का अनुभव कराते थे। वो चाहते थे उसके शब्द बस उसी के लिए हों। वो जिद्दी जो थी और उम्र में उससे बड़ी। प्यार उम्र तो नहीं देखता। उस लड़के की सच्चाई और प्यार करने के तरीकों को जानकर न जाने कब उसने उसे अपना मान लिया। फिर एक दिन उसके चाहने वालों ने उसे धोखा दिया, उसकी खुशियाँ छीनने की कोशिश की। वो टूट गई, पर उस लड़के ने फिर से हंसना सिखाया। अब उसकी खुशी को देखकर ही वो खुश रहने लगी। वो मुस्कुराता था तो उसे भी मुस्कुराने का बहाना मिल जाता। एक दिन उस लड़की ने उसके मुस्कुराने का कारण पूछा तो पता चला कि एक लड़की है जिसकी वजह से वो खुशी उसके पास थी। उसके अंदर की जिद और बढ़ने लगी। उसकी चीज़ को कोई और कैसे ले सकता है। उसने उस दोनों को तोड़ने की कोशिश की, पर उसका प्यार उस लड़की के प्यार से कहीं ज़्यादा गहरा था। वो एक बार फिर टूट गई। वो भी रोई और उस वक्त उसे हंसाने वाला कोई नहीं था और वो अपना दुख किसी से बांट भी नहीं सकती थी। फिर एक दिन किसी ने उसके घर वालों को उस लड़के के नाम पर भड़का दिया और उस लड़के को जान से मारने की धमकी दी। वो उसे सारी बातें बताना चाहती थी, पर उसकी ज़िंदगी तो कोई और ही थी। उस लड़की को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो उन दोनों को खुश देखना चाहती थी। उसने उन दोनों से दूर जाने का फैसला किया, बहुत दूर, जहाँ उसके शब्द भी उस तक ना पहुँचे। और वो लड़की मैं थी, काव्या घोष। एंड यस, यू आर नॉट इरिटेटिंग। ये बस तुम्हें आशी से दूर करने के लिए मैंने कहा था। यू आर माई पास्ट, माई ड्रीम, बट यू आर नॉट माई फ्यूचर। तुम इतने सालों बाद उस दिन न जाने कहाँ से आ गए। मैं बहुत खुश थी। मुझे लगा मैं तुम्हें अब कभी नहीं जाने दूंगी। मैं तो तुम्हारे ही सारे सपने पूरे करने में लगी थी। तुम्हारी पसंद का घर, गाड़ी, जो तुम्हारे ख्वाबों में था। आशी के ख्वाबों की लिस्ट तो थी, पर तुम्हारे सपनों के लिए मैं जी रही थी।
पर तुम तब भी आशी के पास थे और तुम्हें दुखी नहीं देख सकती थी। तुम बस आशी के ही थे, हमेशा के लिए। मेरी तरह तुम्हारा प्यार भी सच्चा था। मैंने तुमसे झूठ बोला कि मेरी शादी होने वाली है। मेरी लाइफ में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है और न ही मैं चाहती हूँ। अब मैं टूट चुकी हूँ, पर उससे भी ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। प्लीज़ अब मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। चिंता मत करो, मैं सुसाइड नहीं करने वाली। मैं जिंदा रहूंगी तुम्हारी कहानियों को पढ़ने के लिए। मैं हमेशा खुद को तुम्हारी किताबों में देखूंगी। मुझे इंतज़ार रहेगा कि शायद तुम्हारे जैसा कोई सच्चा प्यार करने वाला मिले। प्लीज़, अगर तुम्हारी लाइफ में मेरी थोड़ी भी वैल्यू है तो मेरे लिए तुम आशी का साथ कभी मत छोड़ना। मैं समझूंगी मैंने तुम्हें पा लिया। तुम्हारी हिटलर मैम, काव्या घोष। मैंने उस लेटर को बंद किया। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने आशी की तरफ देखा। वही इंद्रधनुषी होठ वाली गोल आंखें। काव्या कहीं नहीं गई थी, वो मेरे सामने थी। मैंने आशी को गले लगा लिया। उसने मुझे बाहों में भर लिया। मेरे एक हाथ में मेरी जिंदगी आशी थी और दूसरे हाथ में काव्या का लेटर, जो मेरी कहानी का अंतिम भाग, मेरे सारे सवालों का जवाब था। प्यार में यही तो होता है। हर प्यार का आगाज होता है, पर ज़रूरी नहीं वो अंजाम तक पहुँचे। अपने सच्चे प्यार को हर कोई पाना चाहता है, पर कभी कभी ये प्यार त्याग भी मांगता है, दूसरों की खुशियों के लिए। सर काव्या, मैंने उस लड़के की ओर देखा। वो अभी भी काव्या के बारे में जानना चाहता था। हाँ, काव्या अब भी मेरे साथ थी, मेरी इमेजिनेशन में। अब मुझे उसे कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं थी। वो हर वक्त मेरे साथ थी और साथ रहेगी। मेरे शब्दों में, मेरी कहानियों में, मेरी किताबों में। मैं लिखूंगा और लिखता रहूँगा उसके सच्चे प्यार के लिए। मैं लिखूंगा उसके लिए। शी इज़ माई इमेजिनेशन, मैंने उस लड़के से कहा। अपनी ज़िंदगी की कहानी को इमेजिन करना जीने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है। क्या पता कल वो सच हो। दो साल बाद सैंडी ने एक पब्लिशिंग हाउस खोल लिया, जहां वो मेरी तरह नए लेखकों को उनकी किताब छापने में मदद करता। साजन, अनिरुद्ध और सूर्य नारायण ने एक स्टार्टअप किया था, फ्यूचर लैब के नाम से, जिसमें वो कॉलेज में प्रैक्टिकल को बेहतर बनाने के लिए उन प्रैक्टिकल के वीडियो बनाते थे। उनके इस काम को काफ़ी सराहना मिल रही थी और उन्हें बहुत से कॉलेजों से ऑफ़र मिल रहे थे। इस प्रोजेक्ट के अंत में सूर्य नारायण बच्चों को मोटिवेट करने के टिप्स बताता, जिसमें गीता के काफ़ी श्लोक होते। गुड मॉर्निंग लेखक साहब, आशी ने अपने भीगे बालों को झटकते हुए कहा। उसकी मुस्कुराहट ने मुझे जीने के लिए एक और दिन दे दिया। मैंने टेबल से अपना पेन और पेपर उठाया। उसने एक झटके में मुझसे पेन छीन लिया। हर सुबह उठते ही तुम किस दुनिया में चले जाते हो? उसने अपनी नाराज़गी जाहिर की। मैंने हंसते हुए उसके माथे को चूम लिया। कोई है जो मेरा इस दुनिया में इंतज़ार कर रहा है। कौन? मैं उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। मेरी इमेजिनेशन, मैंने कहा। तो ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। काफ़ी लंबी चली। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी और ऐसे ही नॉवेल्स लेके आती रहूँगी। जुड़े रहिए मेरे साथ। आपको कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं अपनी बात बताऊँ, मैं इस स्टोरी में कई बार रोई हूँ। कई सारी लाइनें हार्ट टचिंग थी। तो आप भी बताइएगा आपने कैसा फील किया है।